हेलो ऑल। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स का ही पार्ट है ये। और लेकिन एक स्पेशल टॉपिक है। क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, इससे बहुत रेयरली पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ज़्यादातर तो बोर्ड्स मॉडल से ही पूछता है वो क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक से भी पूछ सकता है कभी। और टॉपिक का नाम है एक्स रेज। तो ज़रा बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, ज़रा इसको समझेंगे, एक्स रेज का मीनिंग समझेंगे और एक्स रेज से रिलेटेड जो जो डिस्कवरीज, जो जो इन्वेंशन किए थे लोगों ने, ज़रा उसको समझेंगे। तो एक्स रेज बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्स रेज का साइंस में, फिजिक्स में। पहली बात तो एक्स रेज बोला किसको जाता है? तो एक्स रेज लाइट के उस पार्ट को बोला जाता है जिसकी वेवलेंथ करीब करीब 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक अप्रोक्सीमेटली। ये कोई ऐसी फिक्स रेंज नहीं है, लेकिन यूजुअली इस रेंज के अराउंड जो लाइट होती है उसको एक्सरेज बोला जाता है। तो एक्सरेज का नाम एक्सरेज क्यों पड़ा? सबसे पहली बात तो एक्सरेज रॉन्जन ने डिस्कवर की थी। एक्सरेज सबसे पहले तो एक्सरेज इसलिए नाम दिया क्योंकि ये आंखों को नजर नहीं आती थी, और जो उस वक्त के नॉन एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें भी ये डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से इट वॉज अननोन रे। अननोन मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। और मैथमेटिशियंस का जो फेमस वेरिएबल है फॉर अननोन, इट इज एक्स। एक्स हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी अननोन क्वांटिटी। तो क्योंकि ये रेस के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, इसलिए अननोन थी एक तरीके से, तो साइंटिस्ट ने इनको नाम दे दिया एक्स रेज। लेकिन अब हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता है। टाइम के साथ उन पर जो रिसर्च वगैरह हुई उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स रेज के बारे में पता है। तो एक्स रेज इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हमने वैसे पढ़ा है ये पहले भी, जिक्सू वाइमर। ये एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निमोनिक है जो याद रखने में मदद करता है हमको। G स्टैंड्स फॉर गामा रेज, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेज, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, V स्टैंड्स फॉर विजिबल रेज, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव्स एंड R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स। तो जिक्सू वाइमर, तो दिस इज द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये हमें थोड़ा बात करनी है इसके बारे में, एक्सरेज के बारे में। तो एक्सरेज काफ़ी, इनका जो फोटॉन्स होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। अल्ट्रावायलेट से भी एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन गामा से कम एनर्जेटिक होते हैं। गामा रेज और ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उनके इंडिविजुअल फोटॉन्स में और ज़्यादा एनर्जी होती है। इनकी वेवलेंथ जैसे मैंने पहले ही बताया अप्रॉक्सीमेटली 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के अराउंड लाई करती है। तो एक्सरेज प्रोड्यूस करने का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसे बोला जाता है कूलिश ट्यूब सेटअप। तो क्या है जरा कूलिश ट्यूब, जरा देखेंगे। तो कूलिश ट्यूब सेटअप जो है, इस सेटअप के थ्रू एक्सरेज को पैदा किया जाता है। तो कूलिश ट्यूब सेटअप में एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब है, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, या फिर एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी हमने देखा था। वैक्यूम ट्यूब है, मतलब इसके अंदर कोई गैस वगैरह नहीं है, परफेक्ट वैक्यूम है, कोई एटम्स वगैरह यहां प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर ये एक रेजिस्टर लिया जाता है जिसमें करंट दौड़ाया जाता है, और ये करंट दौड़ने से ये रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे बाहर। अगर याद हो आपको, थर्मोआयनिक एमिशन ये हमने किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। फिर यहां पर एक दूसरी बैटरी ली जाती है। अब ये बैटरी इस बार काफी बड़ी रखी जाती है। ये जो दूसरी बैटरी है काफी हाई वोल्टेज की रखी जाती है, और सामने ये वाला पार्ट है हमारा कैथोड, और ये वाला पार्ट है एनोड। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो कनेक्टेड है, ये जो एनोड है ये हैवी मेटल टारगेट रखा जाता है इस बार। और इसको ठंडा करने के लिए यहां पर से पीछे से मतलब ऐसे करके
ये ठंडा करने के लिए भी इसको अरेंजमेंट किया जाता है। ठंडा करने के लिए अरेंजमेंट का मतलब है कि ये गर्म हो जाता है काफ़ी, तो इसको कूल रखने के लिए, वरना पिघल जाएगा वो। तो क्यों गर्म होता है ज़रा समझेंगे। ये बैटरी जो है, ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा कर रही है, ये एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ, हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। अब ये जो करंट बह रहा है, इसके वजह से यहाँ थर्मोआयनिक एमिशन हो रहा है। ये जो रेजिस्टर है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो गर्म होगा, ये भी गर्म होगा और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं इनमें कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ये नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो बैटरी है ये है V0 एक तरीके से। तो ये V0 की बैटरी जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये राइट हैंड साइड को खींचेगा और ये यहाँ आके, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे एनोड में, तो ये एनोड से टकराएंगे। और क्योंकि ये बैटरी काफ़ी बड़ी है, ये ऑलमोस्ट मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे 1000 है, 2000 है, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में ये बैटरी आपने रखी है, वोल्ट्स की रेंज में। तो ये जो एनर्जी गेन करेगा, जो एक्साइटेशन, मतलब यहाँ थर्मोआयनिक एमिशन से तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की है, लेकिन ये बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी और यहाँ ये हिट करेगा ये इस इतनी एनर्जी से, जैसे 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन आके इस हैवी मेटल टारगेट को, हैवी मेटल का मतलब है कि उसका एटॉमिक मास नंबर बड़ा है, हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल टारगेट को टकराएगा। तो हैवी मेटल टारगेट को जब ये इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब ये इसके एटम्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दे विल प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ द हैवी मेटल। तो जब ये हैवी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को एनर्जी मिलेगी, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट। क्यों कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट? ये हमने जैसे पिछले पार्ट में किया था, अगर याद हो आपको पिछले लेक्चर में, कि जैसे एटॉमिक कोलिजन्स वगैरह होते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन अगर टकराएंगे एटम से तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो करवा सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करवा सकते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हैवी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। तो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी एमिट करेंगे। तो ये यहाँ पर ये एनर्जी बाहर निकलेगी, ये फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये फोटॉन्स फिर यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये स्पेक्ट्रोग्राफ है जो स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करता है एक तरीके से। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये हमें बता सकता है कि किस एनर्जी के मतलब किस वेवलेंथ के कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। मतलब इंटेंसिटी को मेजर करेगा अलग अलग वेवलेंथ पे वो, मतलब 50 एंगस्ट्रॉम वाले कितने हैं, 60 एंगस्ट्रॉम वाले कितने हैं। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ स्टडी करता है एक तरीके से। और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये करंट ऐसे बहेगा इस तरीके से सर्किट में। ठीक है, इसको ठंडा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, इतनी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आके जब इसको टकराते हैं तो अपनी एनर्जी वहाँ एटम को वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। तो एटम को एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से ये जो है गर्म हो जाता है एटम्स, जो उसके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, या न्यूक्लियस भी वाइब्रेट होके वो गर्म होगा एक तरीके से, तो वो पिघल ना जाए ये हैवी मेटल, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए यहाँ कूलेंट वगैरह का सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ से जो पता चलेगा हमको, वो जो एक्सरेज यहाँ जो केवल एक्सरेज ही निकलती हैं, और भी निकलती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा रखा जाता है कि ये जो
एनर्जी एमिट हो रही है फोटॉन्स की वो काफ़ी हाई होती है, अल्ट्रावायलेट से भी हाई रेंज की होती है। तो एक्सरेज और जो भी वेवलेंथ यहाँ एमिट होंगी तो उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो वाई एक्सिस में यहाँ रखा जाता है इंटेंसिटी को और एक्स एक्सिस में है वेवलेंथ, एक्स एक्सिस में है वेवलेंथ और वाई एक्सिस में है इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ जो है हमें बताता है कि किस वेवलेंथ में कितनी इंटेंसिटी एमिट हो रही है। तो ये जब ये कूलिश ट्यूब सेटअप में ये ग्राफ जब स्टडी किया जाता है तो ये ग्राफ कैसा बनता है, तो ये ग्राफ जरा देखें, ये कैसा ग्राफ निकल के आता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। नो ये ग्राफ जरा ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ क्या बता रहा है और इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस ग्राफ में। तो ये ग्राफ सबसे पहले ये बता रहा है कि एक लैम्डा है, उस लैम्डा से कम वेवलेंथ पे कोई भी इंटेंसिटी ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो ये हमारा है एक तरीके से लैम्डा मिन। तो लैम्डा मिन से कम वेवलेंथ की कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है यहां पर, और इससे ज्यादा में फिर लैम्डा मिन से ज्यादा एमिट हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस पार्ट है एक तरीके से ये, लेकिन इस ग्राफ में बीच में कहीं कहीं पर ये स्पाइक आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पाइक? स्पाइक का ये मतलब है कि ये वेवलेंथ्स, ये जैसे ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है कंपेयर टू अपने आजू बाजू वाले वेवलेंथ के कंपैरिजन में। अब जैसे लैम्डा 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल 35 एंगस्ट्रॉम, तो 34 एंगस्ट्रॉम और 36 एंगस्ट्रॉम की इंटेंसिटी 35 एंगस्ट्रॉम के मुकाबले काफी कम है। तो 35 एंगस्ट्रॉम काफी ज्यादा इंटेंसिटी में एमिट हो रहा है। सिमिलरली ये है जैसे फॉर एग्जांपल 62 एंगस्ट्रॉम, तो ये 62 एंगस्ट्रॉम है, तो 61 एंगस्ट्रॉम, 60 एंगस्ट्रॉम एंड 61 एंगस्ट्रॉम, इनकी इंटेंसिटी 62 एंगस्ट्रॉम के मुकाबले 61 एंड 63, इनकी इंटेंसिटी 62 के मुकाबले में काफी कम है कंपैरेटिवली। 61 और 63 की काफी सिमिलर इंटेंसिटी, लेकिन 62 की काफी ज्यादा है, तो इनको बोला जाता है स्पाइक्स। तो ग्राफ में ये स्पाइक्स मिलते हैं कुछ स्पेशल वेवलेंथ पे, कुछ स्पेशल वेवलेंथ पे स्पाइक मिल रहे हैं। तो यहां पर एक्सरेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरेज एंड द सेकेंड इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज बोला जाता है उन एक्सरेज को, ये मतलब इस ग्राफ का वो पोर्शन जो कि कंटिन्यूअस है एक तरीके से, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये जो स्पाइक वाली हैं, जो स्पाइक, जो स्पेशल वेवलेंथ्स, जो जिनकी इंटेंसिटी अपने आजू बाजू वाली वेवलेंथ के मुकाबले काफी ज्यादा है, तो उनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो ये ग्राफ क्यों आता है ऐसा, ये हमको समझना है आज की क्लास में कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एक्सप्लेन, मतलब ये कूलिश ट्यूब सेटअप से ये ग्राफ वगैरह निकाला गया सब, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये फिर साइंटिस्ट ने थियोरेटिकली समझाया कि ऐसा क्यों होता है। वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके का ग्राफ निकल के आता है। तो ये जो ग्राफ है हमारा कूलिश ट्यूब सेटअप से जो ग्राफ निकल रहा है हमारा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, तो इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो है कि एक वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पाइक्स आ रही हैं कहीं कहीं पे, स्पाइक्स आ रही हैं कहीं कहीं पे, कुछ स्पेशल वेवलेंथ पे स्पाइक्स आ रही हैं। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ये ग्राफ निकला, इसकी ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लैम्डा मिन से कम वेवलेंथ की कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है, और ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जैसे ये हैं, तो ये स्पेशल वेवलेंथ एमिट हो रही है।
ये स्पेशल वेवलेंथ ज़्यादा अमाउंट में एमिट हो रही है कंपेयर टू अपने अगल बगल वाले के। तो ये ज़रा हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात, लाइट एमिट ही क्यों हो रही है? लाइट इसलिए एमिट हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे जाके हाई एनर्जी पे जाके टकरा रहा है, और टकरा के वो वहाँ के एटम्स को, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो एनर्जी एब्जॉर्व करके वो फिर वाइब्रेट करेंगे एटम्स, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, और फिर जब वो नीचे आएंगे या एटम जो वाइब्रेट करेंगे उनसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे। व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल एक्सलेट इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगी। अब लेकिन इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ एमिट क्यों नहीं हो रही, वो जरा समझेंगे। तो ये जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन था, वो आ रहा था फॉर एग्जांपल 2000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसमें। तो जब वो कोलाइड करेगा तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी लूज कर सकता है अपनी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्स विच कैन बी लॉस्ट, इट विल बी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जितनी एनर्जी उसके पास है उससे ज्यादा एनर्जी तो वो लूज कर नहीं सकता, उससे कम एनर्जी लूज कर सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी तो वो लूज कर नहीं सकता। तो मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस एनर्जी से वो आ रहा है। अगर वेरिएबल्स की टर्म में करें तो वी नॉट मतलब ई वी नॉट एक तरीके से मैक्सिमम वो लूज कर सकता है। वी नॉट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और ई चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ई वी नॉट के बराबर की एनर्जी वो मैक्सिमम लूज कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम ई वी नॉट की एनर्जी है, ये जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी hc/λmin। मतलब इससे ज्यादा एनर्जी लूज कर नहीं सकता, तो इससे कम लैम्डा एमिट ही नहीं हो सकता। मतलब 100% एनर्जी जब लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब ये लैम्डा मिन एमिट होगा। तो 100% से ज्यादा तो लूज नहीं कर सकता, तो लैम्डा मिन की वैल्यू आ गई hc/ev0। तो ये इसलिए लैम्डा मिन से कम वेवलेंथ कोई भी एमिट नहीं हो रही है। और मजे की बात देखेंगे, हाँ, फिर लैम्डा मिन से ज्यादा कोई भी वेवलेंथ एमिट हो सकती है। यहां पर 100%, ये 70%, 50%, 45%, 43%, 42%, 30%, 20, 10, तो ऐसे करके अलग अलग परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो लूज कर सकता है। अब यहां पर देखेंगे तो ये ग्राफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के शेप में आ रहा है, कंटिन्यूअस वाला। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं कि 100% एनर्जी लूज करने के चांसेस विल बी वेरी लेस, मतलब बहुत कम चांस होंगे। जो चांसेस होंगे, चांसेस या प्रोबेबिलिटी एक तरीके से कि एक कोलिजन में ही वो सारी की सारी एनर्जी लूज कर जाए, तो उसके चांसेस बहुत कम होंगे। और 0% लूज करने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। मतलब ज्यादा चांसेस जो होंगे वो इंटरमीडिएट एनर्जी लूज करने के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब हो सकता है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है 40% लूज करने के चांसेस मैक्स हो, मतलब एक सिंगल कोलिजन में हो सकता है। जरूरी नहीं है 40% ही हो, लेकिन 100% पे भी बहुत कम चांस होगा और 0% लूज करने का भी बहुत कम चांस होगा। इसलिए ये ग्राफ इस शेप का आ रहा है कि इंटरमीडिएट एनर्जी लॉस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और ज्यादा एनर्जी लॉस और कम एनर्जी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए ग्राफ इस तरीके का ये शेप आ रहा है इस ग्राफ का। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो ये λ1 और λ2 में क्यों स्पाइक्स आ रही हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आके, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आके हमारे हैवी मेटल एटम से टकराते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं है वो केवल एटम को ही एनर्जी दें, कभी कभी वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो होता क्या है, यहां पर हमारा ये सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ध्यान देंगे, हैवी मेटल है। तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर याद हो, फिर के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, के हो गया, एल हो गया, एम, फिर एम में होते हैं
2 8 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके कुछ होते हैं, तो मतलब m में कम भी हो सकते हैं, 2 8 18 ऐसे करके आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो सबसे अंदर वाले शेल का नाम के शेल होता है, फिर L होता है, फिर K L M N ऐसे करके होता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये हैवी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है EV0 एनर्जी के साथ, 2000 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और वो यहां आके अब ये बिल्कुल इनसे भी टकरा सकता है, इनसे भी टकरा सकता है, लेकिन जो इन इलेक्ट्रॉन के टकराने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है के शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों, जरा समझेंगे क्यों हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराने की। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसलिए होती है के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराने की क्योंकि के शेल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ये आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वगैरह में ऑर्बिटल्स के शेप वगैरह पढ़ा होगा, तो ये के शेल का जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आर नॉट पॉइंट पार्टिकल्स, दे आर वेव, उनमें वेव नेचर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो यहां भले ही 8 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो कम डेंस होते हैं, और यहां 18 इलेक्ट्रॉन्स हो भले ही लेकिन और कम डेंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की होती है वो के शेल की होती है, तो इसलिए यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा चांसेस हैं के शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने की। जरूरी नहीं है इंटरेक्ट करे, वो हो सकता है पार भी कर जाए, हो सकता है एल से भी इंटरेक्ट करे, हो सकता है एम से करे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने की है। क्यों है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी? बिकॉज इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा डेंस होता है के शेल में। ठीक हो गया। अब के शेल के इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में नॉक ऑफ करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है, यहां ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन ये काफी हाई एनर्जी का है, मतलब ये 1000-2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आ रहा है, और इसको नॉक ऑफ होने के लिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दिया और अपना भी भाग गया, मतलब ऐसा नहीं कि अपना यहां बैठ जाएगा वो, क्योंकि वो उसमें अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची हुई है कि 2000 में से 100 इसको नॉक ऑफ करके फिर 1900 लेके चला गया। अब जब ये हो जाएगा कोलिजन तो यहां जगह खाली हो जाएगी, तो ये जगह जब खाली हुई तो ये एक तरीके से वैकेंसी बन गई। अब ये वैकेंसी की तरफ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट है, तो हायर एनर्जी स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहेगा, या आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो ये यहां जाने की कोशिश करेगा। तो यहां जब ये जंप करेगा तो ये जो एनर्जी गैप होगा एल और के बीच, इसके एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन एमिट होगा। अब ये एनर्जी गैप है फॉर एग्जांपल K1 के बराबर, ये एनर्जी गैप K1 के बराबर है, तो K1 ये जो h न्यू जो ये एमिट होगा उसकी एनर्जी K1 के बराबर होगी, K1 विल बी इक्वल टू h न्यू 1 एक तरीके से। तो ये जो K1 एनर्जी है, ये K1 एनर्जी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी थी, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो नॉर्मल कोलिजन्स की वजह से बन रहा है, और यहां पर ये स्पेशल कोलिजन है। ये स्पेशल कोलिजन की खासियत ये है, ये स्पेशल कोलिजन की खासियत ये है कि यहां इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो रहा है के शेल का, तो उसकी वजह से यहां जगह खाली हो रही है और उसकी वजह से एल शेल का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तो ये जो एनर्जी निकल रही है ये इन दोनों के एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी निकलेगी, केवल बार बार जो एनर्जी निकलेगी इस केस में वो K1 के बराबर ही निकलेगी। अब जब नॉर्मल कोलिजन हो रहा था तो हर एनर्जी एमिट हो रही थी, अब ये K1 जैसे फॉर एग्जांपल ये K1 है, फॉर एग्जांपल ये K1 है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर एग्जांपल K1 है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर K1 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर एग्जांपल ये एनर्जी गैप, तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नॉर्मल कोलिजन में भी एमिट हो रही थी, मतलब 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स नॉर्मल कोलिजन में भी एमिट हो रहे थे, लेकिन अब 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्स्ट्रा फोटॉन्स एमिट होंगे।
तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है जैसे 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो 201 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 199 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 201 के भी एमिट हो रहे थे, 200 के भी एमिट हो रहे थे और 199 के भी ऑलमोस्ट बराबर एमिट हो रहे थे, लेकिन 200 के एक्स्ट्रा फोटॉन्स एमिट होने लग गए। ये जो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एल से के का जो ट्रांजिशन हो रहा है मेटल के एटम्स के अंदर, और वो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इनको नॉक ऑफ कर रहा है। अब जैसे 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी हो जाएगी 12400 अपॉन 200, तो ये आ गया 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 62 एंगस्ट्रॉम सॉरी। तो ये जो 62 एंगस्ट्रॉम का होगा, तो 62 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स जो होंगे उनका नंबर अपने आजू बाजू वालों से ज्यादा होगा, क्योंकि आजू बाजू वाले केवल नॉर्मल कोलिजन से एमिट हो रहे हैं। ये 62 एंगस्ट्रॉम वाला नॉर्मल कोलिजन से तो एमिट हो ही रहा है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से भी एमिट हो रहा है, इसलिए ये स्पाइक आती है। तो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब स्पाइक जरूरी नहीं है एक या दो हो, स्पाइक्स बहुत सारी हो सकती हैं, तो हर स्पाइक के लिए नाम है एक तरीके से। तो यहां पर जो एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नोमेनक्लेचर देखें अगर, तो के अल्फा रेज, के बीटा रेज, के गामा रेज, एल अल्फा रेज, एल बीटा रेज, एम अल्फा रेज, एम बीटा रेज। तो के अल्फा का मतलब क्या होगा? के अल्फा बोला जाता है जो 2 से 1 का ट्रांजिशन, के अल्फा फर्स्ट ऑफ एल के, तो एल से के या 2 से 1। के बीटा बोला जाता है एम से के, 3 से 1। के गामा 4 से 1। एल अल्फा, हाँ, जब ये यहां आएगा तो यहां जगह खाली होगी, तो फिर ये ऐसे जम कर सकता है, तो फिर ये जो एनर्जी गैप है K2, तो इस एनर्जी गैप के बराबर के फोटॉन्स एक्स्ट्रा एमिट होंगे। तो ये एल अल्फा है 3 से 2, एल बीटा हो जाएगा 4 से 2। अब एम अल्फा है, जैसे एम अल्फा हो जाएगा 4 से 3। तो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ये एल गामा भी हो सकता है बिल्कुल, वो हो जाएगा 5 से 2, लेकिन ये चांसेस इनके बहुत कम होते हैं एक तरीके से, क्योंकि 5th शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस नहीं होते। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, एम अल्फा, ये अलग अलग एक्सरेज हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती है वो दिखती है के अल्फा और एल अल्फा, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। बाकी हो सकता है ऐसे ऐसे दिख रही हो, छोटी छोटी स्पाइक्स कहीं कहीं पे। अब ये छोटी छोटी स्पाइक्स जो हैं, ये हो सकता है हमारे ग्राफ में नजर भी ना आए, मतलब वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस की तरह ही लगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्पाइक्स होती हैं वो होती है के अल्फा और एल अल्फा। वो क्यों? क्योंकि के शेल के इलेक्ट्रॉन के नॉक ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा तो एल शेल वाले को के में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, एम का के में आने का चांसेस कम है, क्योंकि एल वाला ज्यादा नजदीक है इसके, और एल वाला आएगा तो एल में जगह खाली होगी, तो फिर एम से एल में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक्सरेज होती हैं वो होती हैं के अल्फा एंड एल अल्फा। के अल्फा रेंज और एल अल्फा रेंज सबसे ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं के अल्फा और एल अल्फा। ठीक है, तो ये इस पर क्वेश्चन देखेंगे, जरा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कर सकते हैं, उसके अलावा न्यूमेरिकल जो आते हैं इस पर वो है मोजलेज लॉ पर बेस्ड। तो मोजलेज लॉ आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, मोजलेज लॉ पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ते हैं मोजलेज लॉ, तो वो एक्सरेज से रिलेटेड है एक्चुअली। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, जो स्पेशल वेवलेंथ है, वो डिपेंड करेगा टारगेट मेटल के एटम पे, क्योंकि अलग अलग एटम्स में ये जो एनर्जी गैप होगा, ये अलग अलग होगा अलग अलग मेटल में, जैसे हाइड्रोजन में, हीलियम में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, या मेटल्स में, आयरन में, कॉपर में, हर उसमें ये गैप अलग अलग होगा, एनर्जी गैप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स मिलेंगी। तो एक तरीके से ये सिग्नेचर होता है मेटल का या एलिमेंट का, एलिमेंट ऑफ एनोड। तो एनोड में जो एलिमेंट है उनका सिग्नेचर होगा एक तरीके से, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिल रही है। तो लैम्डा मिन जो डिपेंड कर रहा है
लेमडा मिन डिपेंड करता है वी नॉट पे, जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगती है, और लेमडा 1 या लेमडा 2 जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ एनोड पे, एनोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है वो एक तरीके से। तो यहां पर जो ये एनर्जी गैप्स हैं, अगर हाइड्रोजन में अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था जो एनर्जी गैप होते हैं डेल्टा ई, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सम कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से एनर्जी गैप होता है। तो ये एनर्जी गैप जब ट्रांजिशन होंगे तो एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो ये आता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम में हमने फॉर्मूला देखा था, याद हो अगर आपको। अब यहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, या आप उसको एच सी या एच न्यू भी लिख सकते हैं एक तरीके से, एच न्यू भी लिख सकते हैं, या फिलहाल एच सी बाई लेमडा ही रहने देते हैं। तो लेमडा की जगह आप लिख सकते हैं सी बाई न्यू, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आर सी जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आर सी जेड स्क्वायर, हाँ, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आ गया एक तरीके से, क्योंकि c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, सो लेमडा की जगह c बाई न्यू लिख सकता हूं, ठीक हो गया। अब इसमें से r कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, z है एटॉमिक मास नंबर, और ये है कौन से कौन से में ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे k अल्फा लाइन के लिए अगर देखेंगे तो k अल्फा के लिए 2 से 1 में ट्रांजिशन होना है, तो 2 से 1 में जब ट्रांजिशन होगा तो यहां जो Z एटम्स हैं और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो फॉर्मूला था ये पूरा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए था, लेकिन अब यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी नहीं है। अब तो ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां से यहां, एल शेल का K में जो जंप करेगा उसको इन Z प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील होगा, साथ में इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी फील होगा। इसलिए जो इसका Z इफेक्टिव हो जाएगा एक तरीके से, Z इफेक्टिव, इट विल नॉट बी इक्वल टू Z, it will be some z minus some screening constant एक तरीके से। तो ये जो है B is called screening constant। screening constant रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से कि कितनी उसको रिपल्शन मिल रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, उससे जो रिपल्शन मिल रहा है एक तरीके से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट न्यू इज इक्वल टू रूट आर सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी। इसको बोला जाता है ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। दिस इज कॉल्ड, अगर याद हो आपको, दिस इज मोजलेस लॉ। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यूजुअली के अल्फा या एल अल्फा, के अल्फा ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। नाउ अगर के अल्फा है तो उसके लिए बी ऑफ के अल्फा लाइन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फील होता है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहां स्क्रीनिंग कांस्टेंट करीब करीब 1 होगा। ए ऑफ के अल्फा अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा रूट ऑफ आर सी इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 2 से 1 का ट्रांजिशन, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो ये हो जाएगा 3RC/4, जो ए ऑफ के अल्फा लाइन आ जाएगा एक तरीके से। दूसरा बी ऑफ के बीटा लाइन, नहीं के बीटा यूजुअली नहीं, एल अल्फा लाइन दूसरी प्रोमिनेंट होती है जो 3 से 2 का ट्रांजिशन। तो एल अल्फा के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जगह तो खाली होगी, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जगह खाली होगी। तो ये खाली जगह में ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैसे 9 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इनकी डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू ये के शेल के, तो उनके द्वारा जो एक तरीके से रिपल्शन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है यहां पर वो एग्जैक्टली 7 + 2 9 न होने की जगह करीब करीब 6.3 के अराउंड होता है अप्रोक्सीमेटली। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसकी जो 6.3 6.4 के अराउंड, मतलब 2 प्लस ये इनका करीब 4.3 अप्रोक्सीमेटली
4.3 4.4 के अराउंड उनके द्वारा स्क्रीनिंग मिलती है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसका ये आ गया। और ए ऑफ एल अल्फा लाइन जो हो जाएगा, तो एल अल्फा मतलब 3 से 2, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट आर सी इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो 5/36। तो ये आ जाएगा इस तरीके से ए ऑफ एल अल्फा। तो बी ऑफ एल अल्फा, बी ऑफ के अल्फा, बी ऑफ ए ऑफ के अल्फा, ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। मेनली ये ग्राफ देखेंगे तो रूट न्यू और जेड के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा विथ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, अगर रूट न्यू वर्सेस आप जेड का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये मोजलेस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं हमसे, तो उन्हीं को जरा देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सभी होमवर्क हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक छोटा सा लेक्चर दूंगा, मुझे इनका सोल्यूशन भेजिए इन सब क्वेश्चंस का। ये जो थियरी आज मैंने पढ़ाई है सब इसी पर बेस्ड है, ये सभी क्वेश्चंस, मुझे इनके आंसर्स भेजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बस ये है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड विच इज के अल्फा एंड एल अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच इज के अल्फा एंड एल अल्फा। तो ये सातों क्वेश्चंस का मुझे सोल्यूशन भेजिए, और नेक्स्ट मैं एक छोटा सा लेक्चर दूंगा इसके सोल्यूशंस का, लेकिन उससे पहले मुझे इसके सोल्यूशंस आप भेजिए करके, ठीक है। थैंक यू।